दूसरी तरफ किटान और लॉयड आसमान में लड़ रहे हैं और वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे लॉयड की कोई लिमिट ही नहीं दिख रही, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी पावर्स की वजह से उसके पास एडवांटेज है। जेलस एक पिग के सर को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पिग की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है, तो थॉर और बेबीलोन उसकी मदद करते हैं, लेकिन अपना सर कटने के साथ ही वो फिर से एक नया सर उगा लेता है और वो रियलाइज करते हैं कि वो उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि वो चाहे जितनी मर्जी बार उसे काट दे, वो बार बार अपने हिस्सों को दोबारा उगा लेता है और जितनी बार वो उसे मारते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो अपना नाम मेगा मीट बताता है और कहता है कि उसका मास्टर भी नहीं जानता कि उसकी बॉडी काम कैसे करती है। ये सुन के बेबीलोन समझ जाता है कि उसे गिटान ने नहीं बनाया है, जिसके बाद मेगा मीट उसे पंच करके सिटी की दूसरी तरफ पहुंचा देता है, जिसके बाद मेगा मीट उसकी ओर पिटाई करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन बेबीलोन उससे पूछता है कि वो ह्यूमन से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थॉर भी उसकी कहानी सुनना चाहता है ताकि वो उसे समझकर उसे सही रास्ता दिखा सके, लेकिन जेलस का उसकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो थॉर उसके को ही मार देता है। आगे हमें पता चलता है कि उस पिग को एक एल्केमिस्ट ने बनाया था ताकि वो दुनिया से भूखमरी को हटा सके, क्योंकि इस पिग का मीट कभी भी खत्म नहीं होगा। वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी रिजनरेट हो जाती है, लेकिन उसका साइज पहले से बढ़ चुका था और एल्केमिस्ट उसका नाम मेगा मीट रख देता है। वहीं पिग ये देखकर खुश था कि वो लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन जब एल्केमिस्ट मीट को खाता है वो बहुत घटिया टेस्ट कर रहा था, तो उसे लगता है कि उसे कोई भी नहीं खाएगा। मेगा मीट ये सुन के गुस्सा हो जाता है और वो लैब को जलाकर वहाँ से निकल जाता है और वो हर रात को लोगों को अपना मीट टेस्ट करवाता है, लेकिन वो इतना घटिया टेस्ट करता था कि जो भी उसे खाता था वो उल्टियां करने लगता है। इन सब की वजह से वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका जन्म ही खाना बनने के लिए हुआ था, लेकिन वो इतना बुरा टेस्ट करता है कि उसके ऊपर मक्खियां भी नहीं बैठती। गिटान उसे रोता हुआ देखता है और वो अपने हाथ से उसके मीट को खा जाता है। वो कहता है कि ये कमाल का है, क्योंकि वो उसकी रिजनरेशन प्रॉपर्टीज को फील कर पा रहा था, लेकिन उसका टेस्ट सच में थोड़ा अजीब है। गिटान कहता है कि उसकी एबिलिटीज ह्यूमंस के लिए नहीं है और उसे इनका यूज करके ह्यूमंस को सजा देनी चाहिए, जिन्होंने उसे एक लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट किया। वहीं प्रेजेंट में मेगा मीट कहता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा, क्योंकि ह्यूमंस ने उसे खाने लायक नहीं समझा। लेकिन बेबीलोन याद करता है कि शुरू में उसके और उसके साथियों की हालत कैसी थी, उनके पास जरा सा भी खाने का सामान नहीं हुआ करता था, और वो कहता है कि अगर मेगा मीट उसे पहले मिला होता तो वो उसे गले लगा लेता। लेकिन मेगा मीट कहता है कि जब वो उसे टेस्ट करेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे इतनी अच्छी टेस्टी डिश बना देगा कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके बाद बेबीलोन मीट को बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जेलस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया ब्लैक एंड व्हाइट हो रखा है। उस मीट का कलर पर्पल था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि बेबीलोन उसे खाने लायक कैसे बनाएगा, लेकिन थॉर उससे कहता है कि उन्हें उसे खाना ही होगा। बेबीलोन देखता है कि वो मीट स्टील जितना मजबूत है और मेगा मीट को लगता है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन जब बेबीलोन मीट को छूता है वो नाजुक कली जैसा हो जाता है। वो उस पर ऐसे ही अटैक करने के लिए माफी मांगता है, तो वो मीट खुद ही जाकर आटे में लिपट जाता है और मेगा मीट को यकीन नहीं होता कि वो मीट खुद ही कुक होने जा रहा है। बेबीलोन उसे फ्राई करने वाला था, लेकिन मेगा मीट को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार जब शेफ ने कुक करने की कोशिश की थी, उसकी स्मेल की वजह से उसका पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो गया था। लेकिन बेबीलोन बिना किसी प्रॉब्लम के उसे फ्राई कर देता है। उन दोनों को लगता है कि वो डिश बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और मेगा मीट कहता है कि अगर वो उसे खाने के बाद उल्टी नहीं करते हैं तो वो अपने रास्ते को बदल देगा, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने उतनी गंदी स्मेल को बस बैटर के अंदर सील कर दिया है। वहीं वो दोनों बिशप डरे डरे छोटा सा पीस काटते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो उसे खाते हुए खुद को बिल्कुल बच्चों जैसा महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, लेकिन मेगा मीट को उनके ऊपर यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मेगा मीट बेबीलोन से पूछता है कि उसने क्या किया। वो उसे बताता है कि उसने बस पकाने से पहले मीट को प्योरीफाई कर दिया था, और वो जानता है कि मेगा मीट बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को देकर बस लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सभी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से उसका दिल नफरत से भर गया था। बेबीलोन आसपास के सभी लोगों को उसका मीट टेस्ट कराता है, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मेगा मीट इमोशनल हो जाता है, क्योंकि लोगों ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक छोटी बच्ची खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और मेगा मीट उससे कहता है कि शेल्टर में वो बाकियों के साथ खाना शेयर करे, लेकिन जेलस उसके मीट का यूज करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहता है, तो वो उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन मेगा मीट बेबीलोन से कहता है कि वो उसे प्योरीफाई कर दे। जेलस उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी पावर्स उसके गुस्से और नफरत से आती हैं। लेकिन वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एक नॉर्मल पिग बन जाता है तो बेबीलोन उसके टेस्टीएस्ट पार्ट को खा सकता है। बेबीलोन अपने प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करके उसे वापस एक नॉर्मल पिग बना देता है और मेगा मीट कहता है कि वो उस इंसान का पेट भरना चाहता है जिसने उसकी फीलिंग्स को समझा है। वो एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना गोल मटोल पिग बन जाता है और सीधा आग के अंदर कूदने लगता है, लेकिन बेबीलोन उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे नहीं खा सकता था। दूसरी तरफ सिल्फा एना के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी और उसे पीछे जाने पर भी मजबूर कर देती है, और वो ये देखकर हैरान थी कि वो उसके लक्सा को सिंपल कैंडल स्टिक से ब्लॉक कर रही थी, जबकि वो आसानी से कट जाना चाहिए था, लेकिन वो उसके मास्टर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सिल्फा ने एक एडवेंचरर के तौर पर बहुत ज्यादा नाम कमाया था और एना उससे पूछती है कि सिर्फ मेट बनने के लिए उसने इतना सब कुछ क्यों छोड़ दिया। सिल्फा कहती है कि क्योंकि वो ऐसे इंसान से मिली थी जिसके साथ वो रहना चाहती है। ये सुन के एना हैरान हो जाती है, लेकिन वो
समझ चुकी थी कि वो दोनों ही अपने मास्टर के लिए लड़ रहे हैं। एना अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट करती है। सिल्फा देखती है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे जॉइंट्स खड़े हो रखे हैं और उसे लग रहा था कि वो सब नकली हैं, लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वो अपने कैंडल स्टिक का यूज करके उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन उन सब के अटैक्स को ब्लॉक करने में उसे मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक एमुलेट है और वो उसका यूज तब करना चाहती है जब एना का ध्यान बटा हो। एना जब सिल्फा को लड़ते हुए देखती है, वो सोचती है कि सिल्फा नोबल और सुंदर है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल उल्टी है, बदसूरत और बुरी। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि अगर वो उसे फॉलो नहीं करना चाहती तो वो जा सकती है, लेकिन उसने उसी के साथ रहने का डिसाइड किया। तभी एना देखती है कि सिल्फा की कैंडल स्टिक टूट चुकी है और इस मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती है। लेकिन तभी सिल्फा एमुलेट का यूज करके एक लक्सा स्वॉर्ड को समन करती है और उससे एना के ऊपर अटैक करके उसके दोनों वेपन्स गिरा देती है और अपने अगले अटैक से उसे हरा भी देती है। लेकिन एना सिल्फा से पूछती है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उसे पता है कि सिल्फा ने जानबूझकर तलवार की धार को कम रखा था। वो बताती है कि लॉर्ड ने उसे एक मार्बल दिया था और कहा था कि इससे वो लक्सा को समन कर सकती है, क्योंकि उसे पता था कि चर्च उनकी तलवारों को ले लेगी। वो बताती है कि उसका मास्टर बहुत समझदार और हीरोइक है, लेकिन बीच बीच में वो उसे डांट भी लगाती है क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां करता ही रहता है। वो कई सारी चीजें भी छुपाता है, लेकिन वो इसका इंतजार करेगी जब वो खुद उसे सब कुछ बताएगा। तभी उसे पता लगता है कि उसका सारा माना खत्म हो चुका है और उसे यकीन नहीं होता कि एक सिंपल सी लक्सा स्वॉर्ड बनाने में इतना माना लगता है। एना कहती है कि वो कभी भी अपने मास्टर को डांट नहीं लगा सकती, लेकिन उसे लगता है कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें रोके। पास्ट की किसी चीज की वजह से उनका दिल अंधेरे से भर चुका है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एशर और सारिया को शीरो पियानो की जगह पर लेकर जाता है। वो देखते हैं कि पूरे शहर में आग लग चुकी है, तो सारिया एशर से कहती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए। वो ड्रैगन सिटी पर अटैक करना जारी रखता है और बॉट्स क्रो को प्रोटेक्ट कर रहा है और उससे कहता है कि वो अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसके शरीर पर और बुरा असर पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है एक बच्चे को वो ड्रैगन को चलने वाला था, तो वो अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करके उस ड्रैगन को कुछ पलों के लिए रोक देता है और बॉट्स उस बच्चे को जाकर बचा लेता है। लेकिन इससे क्रो की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। बॉट्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रो कोई जवाब नहीं देता। वहीं इन सारी भसड़ के दौरान डांटे सुट्टा मार रहा था और ये देखकर रन को लगने लगता है कि वो शायद बुरा इंसान है। लेकिन तभी वो बिशप उससे कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, तो रन उसे घसीट कर साइड में ले जाने लगती है। डांटे उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। रन को समझ नहीं आता कि उसे सच बताना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा करके बता देती है कि इन सब के पीछे गिटान का हाथ है। दूसरी तरफ लॉयड गिटान के स्वॉर्ड को अपने बैरियर से ब्लॉक करता है और उसे पता लगता है कि वो प्योरीफाई सॉर्सरिंग का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो देखता है कि गिटान की तलवारों पर अलग अलग सिंबल्स बने थे, जिनके जरिए उन तलवारों को बता रहा है कि वो किस तरह की प्योरीफाइंग सॉर्सरी का यूज करें। वो गिटान के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है, तो गिटान एक तलवार की सिंबल को चेंज करके उसके फायरबॉल को प्योरीफाई कर देता है। इससे लॉयड को पता चल जाता है कि सिंबल्स को बदलने में गिटान को थोड़ा समय लगता है और जिस मैजिक को भी वो प्योरीफाई करना चाहता है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। साथ ही वो एक बार में सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी गिटान उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो गॉड के माना सिग्नेचर को चेंज कर पा रहा है। बॉट उस बच्चे से कहता है कि वो शेल्टर की तरफ जाए, वहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है और वो ड्रैगन क्रो को क्रश करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एन वक्त पर बॉट आकर उसे बचा लेता है। बॉट क्रो को बताता है कि सारे सिविलियंस यहाँ से बचकर जा चुके हैं और हमें पता लगता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको बचा रहा था, चाहे ऐसा करने के दौरान उसका शरीर अंदर से ही टूट रहा हो। बॉट्स देखता है कि वो ड्रैगन उनके ऊपर हंस रहा है और वो अपने लक्सा को उससे लड़ने के लिए समन करता है, लेकिन वो उसे मुक्का मार के दूसरी दीवार में घुसा देता है। बॉट्स गुस्सा था क्योंकि क्रो ने अब तक जो कुछ भी किया था वो ड्रैगन उसके ऊपर हंस रहा है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा था और वो ड्रैगन क्रो को मारने वाला था। लेकिन एन वक्त पर टाओ और सिल्फा पहुंचकर उसे बचा लेती हैं। वो टकले बिशप्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं और वो क्रो को हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बॉट्स को बताते हैं कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने वाला था, लेकिन वो अपनी स्किल का यूज करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वो आसमान में चला जाता है। इससे सिल्फा का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वो अब भी उस ड्रैगन से लड़ना चाहती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जब उस ड्रैगन का जन्म हुआ था, गुस्सरमे की पावर्स को महसूस करके वो समझ चुका था वो बस उसका स्लेव है और उसे जिंदगी भर उसे सर्व करना है। इसके बाद वो गुस्सरमे के साथ हमेशा लॉयल रहा और लॉर्डस तक पहुंचने में मदद की, लेकिन जब गुस्सरमे ने जेड की बॉडी पर कब्जा किया उसे अब उस ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं थी और वो उसे मार डालता है। लेकिन इससे पहले कि वो मर जाता वहाँ पर गिटान आ जाता है। एना गिटान को बताती है कि उस महल के अंदर एक डीमन लॉर्ड है और उसे लगता है कि गिटान अपनी डिवाइन सॉर्सरी से उसे हरा सकता है। वहीं ड्रैगन ये सोच रहा था कि वो दोनों गुस्सरमे से डर क्यों नहीं रहे। गुस्सरमे कहता है कि वो डीमन लॉर्ड के दिल को प्योरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो कुछ भी बुरा करते हैं उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। गिटान उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है जिसे लगता है कि अब वो उसका नया मास्टर है। गिटान उसे एक काइमेरा में बदल देता है और कहता है कि वो अपने नए शरीर का यूज करके डिसाइड करे कि उसका जिंदगी में पर्पस क्या है। उसका आधा से ज्यादा शरीर दूसरों की पार्ट से बना हुआ था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी सेम है। अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह
रहा नहीं है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह खो चुका हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ वो ड्रैगन कहता है कि अब उसे समझ आने लगा है कि उसका पर्पस क्या है और वो अपने हाथ से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। सिल्फा देखती है कि वो टाओ को खत्म करने वाला था तो वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके हाथ में छेद कर देती है, लेकिन वो उसे जमीन में घुसा देता है और कहता है कि अब उसे मजा आने लगा है। वो देखता है कि बॉस उन टकले बिशप से क्रो को हील करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और वो समझ जाता है कि उसे इतनी खुशी उन सब के दुख और तकलीफ भरे एक्सप्रेशंस देखकर हो रही है। वो ऐसे चेहरे और भी ज्यादा देखना चाहता था तो वो सीधा शेल्टर की तरफ अटैक करने वाला है। टाओ और बॉट्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वो आसानी से उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। दूसरी तरफ शेल्टर में भी उन सबको पता लग जाता है कि वो लोग मरने वाले हैं। तभी बॉट्स कहता है कि वो किसी की भी मदद लेने को तैयार है, चाहे वो एक डीमन ही क्यों ना हो। तभी वहाँ पर ग्रिम आ जाता है जो ड्रैगन को जोर की पंच मारता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। वहीं जिरल क्रो के पास जाता है और ग्रिम को बताता है कि वो उसे हील करने पर फोकस करेगा। वहीं ग्रिम को देखकर उस ड्रैगन की फट जाती है और वो दोनों लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो है कौन। तो वो उन्हें बताता है कि वो बस एक एडवेंचरर है, लेकिन उन दोनों को उसकी सींग जानी पहचानी लग रही थी तो वो उन्हें छुपाता हुआ कहता है कि वो बस एक्सेसरीज हैं। जिरल ने ग्रिम से कहा था कि वो अपनी फॉर्म को ह्यूमन जैसा बना ले क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोग उसे मॉन्स्टर समझकर उससे ही लड़ने लगेंगे। ड्रैगन ग्रिम को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रिम उसके हाथ को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है और बाकियों से कहता है कि क्रो को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जिरल उसे हील कर रहा है। वो क्रो को मरने नहीं देगा और वो टाओ से पूछता है कि क्या आसपास के इलाके में अभी भी सिविलियंस मौजूद हैं। टाओ उसे बताती है कि सभी सिविलियंस को यहाँ से ले जाया जा चुका है। तो ग्रिम उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है और साथ ही उसकी बेइज्जती कर रहा था। जब तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे मैंने तुम्हारी हंसी की आवाज सुनी। एक ब्लैक ड्रैगन खुद ह्यूमन की दुनिया में नहीं पहुंच सकता तो यानी जो भी यहाँ पर तुम्हें लेकर आया है उसने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि नेदर वर्ल्ड में कमजोर तो वैसे ही मारे जाते हैं और तुमने सिटी में इतनी तबाही मचा दी। तुम्हें देख के तो मुझे दया आने लगी है, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो ड्रैगन हार मानने को तैयार नहीं था और वो ग्रिम के ऊपर अटैक करने जाता है तो ग्रिम अपने स्किल को यूज करने की तैयारी करने लगता है। वहीं वो ड्रैगन सोच रहा था कि ग्रिम बहुत दयालु है क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने उस ड्रैगन को वहाँ से जाने का मौका दिया, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मौत एक ड्रैगन की तरह हो। और वो ग्रिम के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ग्रिम की स्किल उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी और वो उस ड्रैगन के अटैक के साथ साथ उस ड्रैगन को भी जलाकर राख में बदल देता है। मरते वक्त वो याद करता है कि गिटान ने अपने सभी काइमेरास को एक बॉल दी थी जिसमें लूमा मैक्सिमा है। वो इसका यूज करके जब चाहे मर सकते हैं और ये कोई धोखा देने वाली बात नहीं होगी क्योंकि वो उन लोगों को अपने साथियों जैसा नहीं समझता। लेकिन ड्रैगन उसका यूज नहीं करता और वो गिटान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की बदौलत वो लड़ते लड़ते मर सका। ग्रिम उस ड्रैगन को खा जाता है और देखता है कि उसकी पावर्स बढ़ गई हैं, लेकिन वो अभी एक डीमन लॉर्ड को हराने जितना ताकतवर नहीं हुआ है। इसके बाद जिरल भी उसके पास आ जाता है और बताता है कि उसने क्रो को बचा लिया है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा है। ग्रिम को लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोग सेफ रहेंगे और उन्हें लॉर्ड की मदद करने के लिए आसमान में जाना चाहिए। वहीं इससे कुछ समय पहले गिटान ग्रिम के अटैक को देखता है और उसे पता लगता है कि उसके सभी काइमेरास हार चुके हैं, लेकिन वो अपनी 10 कमांडमेंट्स नाम की स्किल का यूज करता है और शहर के चारों तरफ 10 अंडे गिराता है। उनमें से एक एग चर्च के अंदर गिरता है जिसके अंदर से एस रैंक काइमेरा बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गिटान कहता है कि उसके सभी काइमेरास उतने ही ताकतवर हैं। लॉयड अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उन सभी काइमेरास को खत्म करने वाला था, लेकिन गिटान बिना रुके उसके ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि लॉयड बिना फोकस किए अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक काइमेरा गालिलिया को नीचे गिरा देता है और उसके वेब को हटा देता है, जिसकी वजह से वो सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स अब सिटी के अंदर जा सकते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये काइमेरा जिस काइमेरा को उन्होंने हराया उससे ज्यादा ताकतवर है और उन्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए। दूसरी तरफ शेल्टर में सभी लोग बाहर जाने के लिए भागने लगते हैं और गार्ड से कहते हैं कि वो दरवाजे को खोल दें, लेकिन कैटरीना उन्हें समझाती है कि वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर का इलाका अभी भी मॉन्स्टर से भरा हुआ है। लेकिन एक बंदा उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो काइमेरा उन सबको खत्म कर देगा। तभी वो काइमेरा पीछे से कैटरीना के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जो एडवेंचरर्स घायल हुए थे वो उसे बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, तब तक वो काइमेरा को रोक कर रखेंगे। लेकिन ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ गिटान अभी भी लॉयड के ऊपर अटैक कर रहा था और वो अपनी टेलीपोर्टेशन को कास्ट नहीं कर पा रहा है। मैं भगवान में नहीं मानता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान कहलाने के लायक हो? दूसरी तरफ लॉयड के दोस्त उन काइमेरा से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी देर से लड़ने की वजह से वो बुरी तरह से थक चुके हैं और वहीं एक काइमेरा एना की तरफ बढ़ रहा है और उसे लगता है कि वो मरने वाली है। गिटान बताता है कि उसका गोल कंट्री के ऊपर कब्जा करना है ताकि वो इसका रिलीजन बदल सके, क्योंकि वो लोग ऐसे भगवान को मानते हैं जो कि है ही नहीं, और इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कुछ लोगों की बलि तो चढ़ानी ही होगी। तभी अचानक से एशर और सारिया परफॉर्म करने लगती हैं और हमें पता चलता है कि एशर की डिवाइन सॉर्सरी उनके म्यूजिक की रेंज को बढ़ा सकती है। इसकी वजह से वो पूरी सिटी उनके गाने को सुन पा रही थी। उस स्पेल में कोई ताकत नहीं थी तो वो ना ही मॉन्स्टर को हरा सकती है ना ही लोगों को हील कर सकती है, लेकिन इससे लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो काइमेरास भी बड़े ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे। उस गाने को सुनकर गिटान को
को भी अपना पास याद आने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर लॉयड अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्ट करता है और सभी काइमेरा को एक ही झटके में खत्म कर देता है। मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम्हारा मैजिक इंटरेस्टिंग लगता है और अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ। तो चलो हमारी फाइनल फाइट को शुरू करते हैं। रन, सिचुएशन बदल चुकी है, मुझे जाना होगा। ये गाना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इन काइमेरास के सर भी तब उड़े जब ये गाना शुरू हुआ। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन जो काइमेरा उसके सामने था वो अभी भी जिंदा था और वो डांटे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस काइमेरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि वो एशर को ढूंढने जाएगा। रन कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो काइमेरास को तब क्यों मारने लगा जब उसे गिटान के बारे में पता लगा और वो इस तरह से लड़ रहा था कि रन को उसकी मदद करने का मौका भी नहीं मिला। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिविलियंस की बहुत मदद की है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जब रैन डांटे को जाता हुआ देखती है वो बिल्कुल उसे जेड की तरह लग रहा था और वो गिटान को हराने का मन बना चुका है और सोचता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तभी उसके अंदर के अंधेरे के बारे में उसे पता लग जाना चाहिए था। और अब फिर से समय है एक छोटे से फ्लैशबैक का। गिटान अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो अपने बेटे के लिए गाना भी गाया करता था और भले ही वो बेसुरा हो लेकिन उसे उसका गाना बहुत पसंद आता था। इसके बाद वो चर्च के अंदर भी गाना गाने लगा और जो भी गॉड के लिए फेथफुल थे उनके ऊपर डिवाइन सॉर्सरी कास्ट किया करता था। लेकिन तभी जिरल ने उसे कांटेक्ट किया और उससे कहा कि उसकी सड़ी हुई आवाज उसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन काफी सारे लोग उस पर निर्भर हैं। तो चमगादड़ सा गाना गाने के बावजूद भी वो उसे परमिशन दे देता है, यानी बिना किसी रिचुअल के वो डिवाइन सॉर्सरी कास्ट कर सकता है। बिशप बनने के बाद वो एक गुंडे से मिलता है जो कि उसे टेस्ट करना चाहता था और उसे कहता है कि वो प्यूरिफिकेशन का उसके ऊपर यूज करे, लेकिन वो अपनी लक्सा से उसकी कुटाई कर देता है और कहता है कि वो प्यूरिफिकेशन पर इतना निर्भर ना करे क्योंकि वो अब भी अपने अंदर के अंधेरे को खुद खत्म कर सकता है। हमें पता चलता है कि वो गुंडा असल में डांटे था और उस घटना के बाद वो गिटान की तरह ही कपड़े पहनने लगा क्योंकि वो उसी की तरह बनना चाहता था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन कई चीजों में उनकी पटरी नहीं बैठती तो उनके झगड़े भी होते हैं। गिटान को एनेस्थेसिया उसके घर के बाहर दिखती है, वो काफी कमजोर लग रही थी तो गिटान उसे अपने घर के अंदर आने को कहता है ताकि वो उसकी वाइफ का खाना खा सके। एना उसे बताती है कि उसके फादर ने बाहर रुककर नजर रखने को कहा था और जब गिटान अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे मारे जा चुके हैं और उसे एना के फादर ने मारा था जिससे इतनी भूख लगी है कि वो घर का जो मर्जी सामान खाने में लगा हुआ है। ये सब देखकर गिटान को भगवान पर गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि भगवान ने उसकी फैमिली को क्यों नहीं बचाया, एक अनजान इंसान उसके घर में कैसे घुस गया, उसकी भगवान की इतनी सेवा करने का आखिर फायदा क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हिम्मत करके उस आदमी को प्योरीफाई करने जाता है, लेकिन उस आदमी पर उसके स्पेल का कोई असर नहीं होता तो वो आदमी घर के सामान को खाना जारी रखता है। गिटान उसके ऊपर और भी ज्यादा ग्लो स्पेल्स को कास्ट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गिटान को पता लगता है कि उसकी ग्लो स्पेल इसलिए उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसके इंटेंशंस प्योर थे। उसने उसके बीवी बच्चों को इसलिए मारा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और अब वो अपने विश्वास पर ही सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि जिनका दिल प्योर होता है वो कहीं असल में अंदर से राक्षस तो नहीं होते, क्योंकि अगर उसका दिल प्योर है तो उसे हर चीज के लिए माफ किया जा रहा है। उसके दोस्त इसके बारे में उससे बात करते हैं लेकिन गिटान कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा है, लेकिन वो असल में झूठ कह रहा था। वहीं सभी लोग उसे महान समझने लगते हैं और उसे प्योरीफाई करने के बाद उसे पोप बना दिया जाता है, लेकिन उस प्योरिफिकेशन का गिटान के दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता तो उसे लगता है कि वो शायद इविल नहीं है और वो कंट्री के रिलीजन को बदलने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। ये अंकल कितना पकाओगे यार, इतना दुखी कर दिया कि पूरी दुनिया तेरे चक्कर में ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। तुम मेरी कहानी सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम भगवान हो, लेकिन यही वजह है कि तुम्हें वो सब सुनना ही होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों पहुँचा हूँ। और वो फिर से अपनी बकवासी कहानी सुनाने वाला था तो लॉयड गुस्से में उसके टकले पर मारता है। दूसरी तरफ सभी लोग एशर के गाने को सुन रहे थे और थोर को लगता है कि उसी की गाने की वजह से सभी काइमेरास के सर फूट गए, लेकिन बेबीलोन जानता है कि इन सब के पीछे लॉयड का हाथ था। वो एशर के गाने में कुछ गड़बड़ भी महसूस कर रहा था और वो बस उम्मीद करता है कि एशर को कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ एशर की तरफ काफी सारे कैमरास अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन शिरो उसे बचा रहा है। गिटान दर्द में चिल्ला रहा था, वहीं लॉयड मस्ती में गाने के मजे ले रहा है और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन तभी वो उसका एक हाथ काट देता है। लॉयड उससे कहता है कि वो म्यूजिक पर ध्यान दे क्योंकि वो बीट्स के ऊपर उस पर अटैक करने वाला है। तभी लॉयड उसका एक और हाथ काट देता है। गिटान को लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहा है, लेकिन जब भी वो उसका यूज करता था थोड़ा सा डिले होता है। लॉयड उसे बताता है कि वो कंसीलमेंट का यूज कर रहा है तो उसका मैजिक इनविजिबल और बहुत ज्यादा तेज है। वो गिटान के ऊपर आइस और फायर मैजिक से अटैक करता है और वो समझ जाता है कि लॉयड के अटैक्स को वो टाइम पर ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो वो ब्लाइडेड की तरह स्पाइनल थ्रेड्स का यूज करने लगता है और उनकी मदद से वो लॉयड के एक अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी लॉयड एक मीटियोर को लेके उसके ऊपर पहुंच जाता है। गिटान देखता है कि लॉयड काफी तेजी से और काफी सारे अटैक्स साथ में कर रहा है तो उसे फोकस करना होगा, लेकिन एशर की सिंगिंग की वजह से वो फोकस नहीं कर पाता और लॉयड गिटान के ऊपर 7 गॉडेसेस से अटैक कर देता है। गिटान को समझ नहीं आता कि उसके स्पाइनल थ्रेड्स उसके रिएक्ट करने से पहले कैसे टूट गए और उसे ये भी नहीं पता था कि लॉयड किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है। और इन सब से उसके लिए एक चीज क्लियर हो जाती है कि लॉयड मैजिक में उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। तुमने कहा था ना डिवाइन सॉर्सरी का
तुम पर असर नहीं होगा तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। तो लॉयड एक बड़ा सा मैजिक लाइट बनाता है और अपने ग्लो स्पेल को गिटान के ऊपर कास्ट कर देता है, लेकिन गिटान उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और लॉयड देखता है कि उसने एंटी डिवाइन सिंबल्स का यूज किया था, पर क्योंकि वो एक साथ सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज कर सकता है, लॉयड को लगता है वो उसके डिफेंसेस को तोड़ सकता है। तभी उसके पास ग्रिम और जिरल आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उसके ऊपर दया ना दिखाए, लेकिन लॉयड उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। तुम देख पा रहे होगे एशर के गाने में रुकावटें आ रही है, क्योंकि जब तुम मुझसे लड़ रहे थे मैंने अपने काइमेरास को उसे मारने के लिए भेज दिया था, तो अब तुम उन्हें बचाओगे या मुझसे लड़ोगे? अंकल तू पागल है क्या? मुझे तो ये कब का पता है। ये सुन के गिटान हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो उन्हें बचाने क्यों नहीं जा रहा। इसके बाद हम शीरो को देखते हैं जिसके ऊपर काइमेरास टूट पड़े हैं और वो काफी जख्मी भी हो चुका है, लेकिन सारिया उससे कहती है कि उसे दर्द और गुस्सा आ रहा है तो वो चिल्ला सकता है, इससे उनके गाने पर कोई असर नहीं होगा। तो शीरो हाउल करने लगता है और चिल्लाता हुआ उन काइमेरा से लड़ रहा था और इसके लिए सारिया अपने म्यूजिक को उसके साथ मैच कर देती है। दूसरी तरफ लॉयड कहता है कि वो कुछ ट्राई करना चाहता है, जो देख के गिटान डर जाता है क्योंकि लॉयड एक साथ 3 एलिमेंट्स को कास्ट करने वाला था। वो जानता है कि अगर वो तीनों स्पेल्स को ब्लॉक करता है तो लॉयड उसके ऊपर प्योरीफाई स्पेल से अटैक कर देगा, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो अपने सिंबल्स को रेडी करता है और जब लॉयड अटैक करने जाता है उसकी वजह से बादल भी जमने लगते हैं। गिटान उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा था और कहता है कि लॉयड बिल्कुल पागल है क्योंकि उसका ये स्पेल पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हम देखते हैं कि लॉयड के स्पेल की वजह से वहाँ पर एक तूफान सा आ चुका है और जब ये सब लोग देखते हैं उन्हें लगता है कि भगवान उनके ऊपर गुस्सा है। दूसरी तरफ शीरो देखता है कि काइमेरास एशर के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रैना और डांटे आकर उसे बचा लेते हैं। रन शीरो को ठीक देखकर खुश थी। दूसरी तरफ रैना ये सोच रही थी कि गिटान आखिर लड़ किससे रहा है। डांटे कहता है कि इतनी पावर को देखकर तो साफ है कि गिटान गॉड से लड़ रहा है। वहीं गिटान ये सोच रहा था कि इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी भगवान ने उसे सजा क्यों नहीं दी है। तभी वो अपने बेटे को देखता है जो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो उनके साथ गाना गा सकता है। वो याद करता है कि अपनी फैमिली के साथ वो कितना खुश रहा करता था और इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि वो बहुत घटिया गाना गाता है, लेकिन उसके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ कूदता है। तभी गिटान देखता है कि लॉयड उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो गिटान लॉयड के ऊपर लूमा मैक्सिमा से अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड हंसता हुआ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उसके ऊपर अपने लूमा मैक्सिमा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में छेद सा हो जाता है और उसका स्पेल जमीन पर गिरने लगता है, जो देखकर लोग बहुत खुश थे और इसकी वजह से उनकी इंजरीज भी हील हो रही थी। डांटे को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या। वहीं एना याद करती है कि गिटान ने उससे कहा था कि वो जहाँ भी जाता है बारिश उसे फॉलो करती है, शायद इसलिए क्योंकि ऊपर वाला उससे नफरत करता है। एना रोने लगती है क्योंकि उसने गिटान की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वहीं डांटे कहता है कि उसे प्योरिफिकेशन स्पेल से नफरत है क्योंकि इसकी वजह से लोग अपनी दिल की बातें कहने लगते हैं। लॉयड के स्पेल की वजह से सभी के दिल साफ हो जाते हैं और वो गिटान से पूछता है कि क्या वो इसके ऊपर काम किया, क्योंकि वो जरा भी बदला हुआ नहीं लग रहा है। लॉयड उससे पूछता है कि वो जब चाहता बिशप्स को जैसे चाहे यूज कर सकता था, तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं। गिटान कहता है कि वो उन सबको तैयार कर रहा था ताकि वो फेस्टिवल के दौरान उससे फाइट करें और वो लोग गॉड की जगह उसे जज करते, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉयड और एशर उसे रोक देंगे और उसे लगता है कि एशर की आवाज में जरूर भगवान होंगे। लेकिन लॉयड उसे बताता है कि एशर ने चर्च को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसे लोगों के सामने गाना पसंद है। गिटान को यकीन नहीं होता कि उसके गाने का रीजन भगवान से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। लॉयड उसे ब्लाइडेड की तलवार दे देता है और कहता है कि वो लॉर्डस में उसका इंतजार करेगा। इसके बाद पूरे कैपिटल में खबर फैलाई जाती है कि गिटान को किसी ने मार दिया है और उसने पोप का भेस बना लिया था ताकि वो फेस्टिवल में घुसकर तबाही मचा सके। एल्बर्ट को न्यूज पर यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि जो इन सब के पीछे था वो भगवान से नफरत करता है, लेकिन जेलस गुस्सा हो रखा था क्योंकि वो जानता है कि इन सब के पीछे गिटान का ही हाथ है। थॉर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि बाकी के बिशप्स अभी भी सच्चाई को नहीं जानते और डांटे उनसे कहता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा और तब शायद वो कंट्री को भी ना संभाल पाए। जेलस को लगता है कि उन्हें नई लीडर की जरूरत है जो लोगों को गाइड कर सके और इसके लिए उससे बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन डांटे कहता है कि उन्हें पोप के लिए परफेक्ट कैंडिडेट पहले ही मिल चुका है। दूसरी तरफ गामो एशर के पास पहुंचा हुआ था और उससे कहता है कि वो अगली पोप बने। एशर को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन गामो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे ट्रायल के लिए जल्दी चलना चाहिए। ये सुन के एशर का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ सारिया पियानो बजा रही थी और वो देखती है कि लॉयड उसके रूम में है। लॉयड उसे डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि उसने सब कुछ प्रेडिक्ट किया था और कहा था कि उसकी एशर के साथ परफॉर्मेंस लड़ाई के विजेता को डिसाइड करेगी। लॉयड कहता है कि उन दोनों की परफॉर्मेंस उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और सारिया जानती है कि वो दोनों ही थोड़े अजीब हैं, जो कि अपने पैशन के पीछे बिल्कुल पागल है। तो वो लॉयड से कहती है कि उसने भी बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो फिर से पियानो को बजाने लगती है और लॉयड देखता है कि वो उसके स्पेल को म्यूजिक के जरिए फिर से बना रही है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सारिया को पता लगे कि वो गिटान से लड़ा था। वो कहता है कि छुपने वाली जगह से वो कभी बाहर ही नहीं निकला, तो उसे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ था। लेकिन सारिया उससे कहती है कि उन दोनों ने ही फेस्टिवल के दौरान बहुत मजे किए थे। जिसके बाद लॉयड फिर से पढ़ने चला जाता है और सारिया म्यूजिक प्ले करती है। इसके बाद हम सभी को लॉर्डस में देखते हैं जहाँ जिरल लड़कियों के साथ नहाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ग्रिम उसे फिर से एक चमाटा मारता है और गालालियो उसे
बताता है कि मिक्स बाथ में सिर्फ प्रिंस लॉयड ही जा सकते हैं। एशर कहती है कि वो पोप बनने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है, जिसे देखकर टाओ और रेन डर जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन एशर लॉयड से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी घटिया चीजों के जवाब मैं क्यों दूं, तुम सब अपना देखो यार। तो एशर उसे धमकी देने लगती है, अगर उसने सही सलाह नहीं दी तो वो उसे पोप बनने के लिए नॉमिनेट कर देगी। सिल्फा इसके खिलाफ है क्योंकि वो चाहती है कि लॉयड पैलेस में उसके साथ रहे। सारिया कहती है कि पोप बनने के लिए एशर बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उसे गाना बहुत पसंद है और एक बार वो पोप बन गई तो पूरी दुनिया उसका गाना सुनेगी। ये सब सुनने के बाद एशर भी पोप बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो नए पोप की तरह सभी के सामने गाना गाती है। लामी और गिटान ब्लाइडेड के रिमेन्स को दफनाते हैं, जिस दौरान बाकी के सभी लोग एशर की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। और इन सब चीजों के दौरान हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मुझे पता है कौन है, लेकिन क्या पता वो अगले सीजन में किस तरह हमें पता लगे, तो कहीं स्पॉइलर ना हो जाए। तो सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। अगला सीजन होपफुली अगले साल आ जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते जाना। तो